हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञान गुरु एकेडमी पर आपका तहे दिल से स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, ज्ञान गुरु एकेडमी के माध्यम से हम अपने इस चैनल के माध्यम से 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 के सारे सब्जेक्ट आपको उपलब्ध कराते हैं, अपने वीडियोस के माध्यम से आपको पढ़ाते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम क्लास 9th का साइंस आपके पास लेकर आए हैं। और जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर के 2 क्लासेस हो चुकी हैं, यानी 2 कक्षाएं भी हो चुकी हैं। और हमारा चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई। जैसा बच्चों आप लोग जानते होंगे कि आपकी जो किताब है एनसीईआरटी की, उसके पेज नंबर 66 पर यानी 66 पर जो 5.2 है, उस पर एक सेंटेंस दिया गया है कि कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। आज अपने क्लास की शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे कि कोशिका किससे बनी होती है और कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। तो मैं बच्चों आपको बता देना चाहता हूं कि जब हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा करते हैं, तब हमें कोशिका में 3 गुण दिखाई देते हैं। और यह गुण कौन कौन से दिखाई देते हैं बच्चों? तो यह होता है आपका प्लाज्मा। यह पहला जो दिखाई देगा आपको, वह प्लाज्मा दिखाई देगा। दूसरा जो होता है, यह प्लाज्मा झिल्ली दरअसल आपको दिखाई देती है। दूसरा जो है वह दिखाई देता है बच्चों आपको केंद्रक। दूसरा जो है आपको केंद्रक दिखाई देता है। और जो तीसरा होता है बच्चों, वह दिखाई देता है कोशिका द्रव्य। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी कि जब हम किसी भी कोशिका का संरचनात्मक संगठन देखते हैं, तो हमको दिखाई देने वाले जो महत्वपूर्ण कोशिका के अंग हैं, वह दिखाई देता है प्लाज्मा, झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। आइए अब हम बात करें बारी बारी से इन सब की कोशिका द्रव्य की। ठीक है, तो जैसा आप लोग जानते होंगे कि प्लाज्मा झिल्ली, देखिए आपने देखा होगा कि जो अंडे होते हैं, बॉयल करिए अंडे को, और अंडे को जब आप छीलेंगे, उसके ऊपर का आवरण हटाएंगे, तो आपको एक महीन सी भित्ती दिखाई देती है सफेद रंग की, वह प्लाज्मा झिल्ली होती है। या फिर आपने कभी भी ओनियन को छीला होगा, प्याज को छीला होगा, उसमें भी एक सफेद रंग की झिल्ली दिखाई देती है, जो बच्चों दरअसल प्लाज्मा झिल्ली होती है। ठीक है, क्या होती है बच्चों? प्लाज्मा झिल्ली होती है। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। क्या होगी? यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, जो कोशिका के संगठन को बाहरी पर्यावरण से क्या करेगी बच्चों? बचाती है। ठीक है, क्या करती है? यह कोशिका के जो भी घटक हैं, उसको बाहरी पर्यावरण से बचाती है। ठीक है, और पर्यावरण से अलग करने का काम यह प्लाज्मा झिल्ली करती है। ठीक है, अब इस प्लाज्मा झिल्ली की यदि हम बात करें, तो यह जो प्लाज्मा झिल्ली होती है बच्चों, यह कैसी होती है? पारगम्य होती है। प्लाज्मा झिल्ली कैसी होगी बच्चों? तो यह होती है पारगम्य। यह कैसी होगी? पारगम्य, यानी कि सेमी परमिएबल होगी। ठीक है, सेमी परमिएबल का मतलब यह है कि जब यह झिल्ली किसी सॉल्यूशन में आप डालेंगे, तो किसी विलेयर में जब इस प्लाज्मा झिल्ली को आप डालते हैं, तो क्या होगा कि यह जो मॉलिक्यूल हैं, इस प्लाज्मा झिल्ली के आर पार आने जाने लगेंगे। आपने देखा होगा कि जब आप
किशमिश को पानी में डाल देते हैं और सुबह तक पानी में ही छोड़ देते हैं तो वह किशमिश फूल जाती है। देखा होगा आपने, या फिर आपने चना देखा होगा। ठीक है, चने को जब आप रात में किसी पानी के कटोरे में डालकर छोड़ देते हैं और जब आप उसको सुबह निकालते हैं तो वह देखते हैं कि जो आपका चना पिचका हुआ था यानी रिंकल था, वह चना कैसे हो जाता है, फूल जाता है, स्वैलअप कर जाता है। यानी कि जो आपकी प्लाज्मा झिल्ली होती है वह पारगम्य होती है। पारगम्य का मतलब यह हो गया कि यह प्लाज्मा झिल्ली सोल्यूट और सॉल्वेंट को आने जाने के लिए रास्ता प्रदान करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रहा है। ठीक है, कोशिका झिल्ली को क्या कहेंगे, पारगम्य कहेंगे। ठीक, आइए इसके बारे में और अध्ययन करते हैं। देखिए, यह जो प्लाज्मा झिल्ली बच्चों, इसको हम 3 स्टेप में समझने का प्रयास करते हैं। पहला देखिए, यदि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक सॉल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन जो सांद्रता है वह इस प्लाज्मा झिल्ली के बराबर है, तो क्या होगा कि यह जो आपका किशमिश रखा हुआ है या चना रखा हुआ है वो ज्यों का त्यों होगा। ठीक है, कैसा होगा, ज्यों का त्यों होगा। दूसरी बात देखिए, यदि यह सॉल्यूशन डाइल्यूट है और प्लाज्मा की झिल्ली इसके लिए पारगम्य है तो यह जो आपका किशमिश होगा उसकी साइज कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि वो फूल जाएगा। ठीक है, तो आइए प्लाज्मा झिल्ली के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट्स को देखते हैं और उसको पॉइंट के माध्यम से उसको लिखने का प्रयास करते हैं। आइए बच्चों, मैं ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर लिखकर आपको प्रॉपर नोट्स तैयार करके दे रहा हूं। आप लोग इसे अपने कॉपी पर अच्छे तरह से लिखेंगे और हेडिंग डालेंगे प्लाज्मा झिल्ली, यानी कि उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, प्लाज्मा झिल्ली, इंग्लिश में इसको कहते हैं बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यह है कि यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। क्या है, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो जीव द्रव्य को चारों ओर से घेरे रहती है। ठीक है, जैसे हम ये मान लेते हैं कि ये हमारी एक कोशिका है। ठीक है, इस कोशिका के अंदर क्या है, जीव द्रव्य भरा हुआ है, तो इसकी बाउंड्री कौन बना रहा है, इसकी चार दीवारी बनाने का काम कौन कर रहा है, कौन करेगा, यह आपकी प्लाज्मा झिल्ली करेगी। ठीक, यानी मेरा पहला पॉइंट ये कह रहा है कि कोशिका की सबसे बाहरी परत है प्लाज्मा की झिल्ली जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से सुरक्षित करता है यानी बचाता है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हम कपड़ा पहनते हैं तो कपड़ा क्या करता है कि बाहरी धूप और धूल से हमारे शरीर की रक्षा करता है। इसी प्रकार से यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा झिल्ली है, ये क्या करती है कि चारों तरफ से कोशिका द्रव्य को घेरे रहती है और उसको बाहरी पर्यावरण से बचाती है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, यह कुछ पदार्थों को बाहर आने जाने की अनुमति देती है। क्या करती है, यह कुछ पदार्थों को बाहर आने जाने देती है, अतः इसका यह गुण पारगम्यता कहलाता है। क्या कहलाएगा, यह गुण इसका पारगम्यता कहलाता है। जैसे कि कुछ CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स
ऑक्सीजन O2 मतलब ऑक्सीजन, H2O जल आदि के जो कण होते हैं वो प्लाज्मा झिल्ली के आर पार आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं कि यदि कोशिका को तनु विलयन के माध्यम में डाल देते हैं तो क्या होता है कि यह पारगम्यता का गुण जो प्लाज्मा झिल्ली में पाया जा रहा था, इसके कारण विलयन के जो पार्टिकल होते हैं वो कोशिका के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। और प्रवेश करने का कारण ये होता है कि आपने देखा होगा किसी भी किशमिश को आप रात में डालकर छोड़ देते हैं पानी के अंदर तो वो सुबह तक फूल जाती है। किसी भी चने के पार्टिकल को या चना को आप डालकर छोड़ देते हैं तो वह सुबह तक फूल जाता है। यानी कि प्लाज्मा झिल्ली का काम है पारगम्यता, और यदि उसका बाहर का मतलब कि इसके जो कोशिका द्रव के बाहर का जो सोल्यूशन है वो प्लाज्मा के अंदर कोशिका द्रव से ज्यादा डाइल्यूट हो, ज्यादा पतला हो, तो वह पारगम्यता को प्राप्त करते हुए और कोशिका के अंदर चला आएगा, जिसके कारण क्या होता है कि कोशिका फूलने लगती है। जैसे बात करें जल में शक्कर नमक की मात्रा कम हो और जल की मात्रा अधिक हो, वह क्या हो जाएगा कि जो कंसंट्रेशन होता है सेल का वह बाहर के माध्यम से ज्यादा हो जाएगा, और जो बाहर का माध्यम अधिक होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा वो कोशिका के अंदर प्रवेश करने लगेगा, और इसका परिणाम यह होगा कि आपकी जो कोशिका होती है वो फूल जाएगी। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं यदि कोशिका के माध्यम को यदि कोशिका को ऐसे माध्यम में रख दिया जाए कि कोशिका के अंदर का जो सॉल्यूशन है उसकी सांद्रता और जिस सॉल्यूशन में रखा गया उसकी सांद्रता यदि बराबर हो जाए तो क्या होता है बच्चों कि जो आपकी कोशिका है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि बाबू एक काम करो, ये लो 5 रुपए, और थोड़ी देर में मैं आपसे 5 रुपए ले लेता हूं, यानी ये हुआ कि आपके पास 5 रुपए मैंने आपको दिया और फिर 5 रुपए ले लिए। ठीक है, तो वही कंडीशन है कि यदि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो मीडियम है कोशिका के अंदर का और कोशिका के बाहर का यदि दोनों समान हो जाते हैं तो कोशिका पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोशिका ज्यों की त्यों पड़ी रहेगी। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है जो 5वें पॉइंट में लिखा है, यदि कोशिका को ऐसे माध्यम में रखें जिसमें कोशिका के अंदर से ज्यादा बाहरी विलयन की सांद्रता हो, कोशिका के अंदर से ज्यादा बाहरी विलयन की सांद्रता हो, बात को समझिएगा, कोशिका का जो सांद्रता है वो बाहरी विलयन के तुलना में कम है। ठीक है, कोशिका का जो सांद्रता है वह बाहरी विलयन की तुलना में कम है। उस अवस्था में क्या होता है कि कोशिका जो होती है आपकी वो श्रिंक कर जाती है, यानी कि सिकुड़ जाती है। इतनी बात समझ में आ रहा है? क्या होगा, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो आइए अब हम देखते हैं कि दूसरी चीज इसके आगे आपकी किताब में दिया हुआ है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जिस दिन मैंने ये चैप्टर शुरू किया था मैंने आपको अच्छे से बता दिया था, तो इसके आगे हम लोग चलते हैं और इसके आगे जो हमारा टॉपिक है वो है कोशिका भित्ति। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं कोशिका भित्ति। तो आइए देखते हैं कोशिका भित्ति क्या है और उसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कोशिका भित्ति की। तो कोशिका भित्ति के 3 पॉइंट हैं और जो चौथी आपकी हेडिंग है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम बात करें अपने पहले पॉइंट की कि पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। इस बात को याद रखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि यदि प्लाज्मा झिल्ली है तो कोशिका भित्ति नहीं होगी, लेकिन इस बात को भी याद रखिएगा कि किसकी बात कर रहे हैं, पादप कोशिकाओं की बात कर रहे हैं बच्चों। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पादप कोशिकाओं की। ठीक है, कोशिका भित्ति किसमें, पादप कोशिका में, वो जीव की कोशिका नहीं है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, पादप कोशिका में। तो लिखिए पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है या पाई जाती है। सेकेंड पॉइंट,
पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होगी बच्चा? सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और जब मैं क्लास 10th में एक दिन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग होते हैं खासकर ह्यूमन, तो ह्यूमन के अंदर अपेंडिक्स पाई जाती है और यह अपेंडिक्स जो होती है वेस्टिजियल हो जाती है क्योंकि हम लोग सेल्यूलोज को पचा नहीं पाते हैं। थर्ड पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं कोशिका भित्ति पौधे, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। यानी यह बात की जा रही है कि जो कोशिका भित्ति होती है वह कवक में, बैक्टीरिया में और प्लांट में क्या होता है कि जब आप तनु विलयन में किसी कोशिका को डाल देते हैं तो कोशिका भित्ति के कारण वह कोशिका फटती नहीं है। ठीक है। फिर आपके ही सिलेबस में दिया हुआ कि जीव द्रव्य कुंचन किसको कहते हैं? जीव द्रव्य कुंचन किसको कहते हैं? तो अभी मैं पिछले ही कुछ मिनट पहले आपको बता रहा था कि जब आप किसी कोशिका को किसी सॉल्यूशन में डालते हैं और उस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है सेल की अपेक्षा या आपकी कोशिका की अपेक्षा ज्यादा होता है तो आपकी जो कोशिका होती है वो श्रिंक कर जाती है, सिकुड़ जाती है। उस विधि को नाम दिया जाता है कि जीव द्रव्य कुंचन है। इस बात को आप लोग नोट करिए कि किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है। ठीक है, क्या होगा? परासरण द्वारा पानी का लॉस होता है, पानी की हानि होती है। तो कोशिका भित्ति सहित उसके आंतरिक पदार्थ भी संकुचित हो जाते हैं यानी सिकुड़ जाते हैं, वो अपना पूरा पानी लॉस कर देते हैं, जिसे जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। जिसे क्या कहेंगे? जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट बेटा वो है केंद्रक। जैसा कि हम लोग केंद्रक पढ़ेंगे, ठीक है, उससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे कोशिका भित्ति और कोशिका भित्ति के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं केंद्रक। केंद्रक को इंग्लिश में कहा जाता है न्यूक्लियस। क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे, केंद्रक कहेंगे। अब यह केंद्रक क्या है उसकी डिफिनीशन देखिए, परिभाषा देखिए। कोशिका द्रव्य में स्थित वह संरचना, बात को बहुत ही गौर से सुनते चलिएगा क्योंकि आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप की निगाह इधर उधर जाएगी और हमारे शब्दों से ध्यान हटेगा तो आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो सकता है। तो सुनिए बात को, कोशिका द्रव्य में स्थित वह संरचना जो जीव द्रव्य की क्रियाओं का, ये बात इंपॉर्टेंट है कि जीव द्रव्य की क्रियाओं का नियमन करता है यानी रेगुलेशन करता है। अर्थात मतलब इसका मतलब क्या है? कोशिका का नियंत्रण करता है, केंद्रक कहलाता है। जैसे बच्चों में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। यदि एक छोटा सा परिवार में आप रहते हैं और उस परिवार में यदि दादाजी होंगे तो दादाजी उस परिवार में केंद्रक की भूमिका निभाते होंगे, यानी वो पापा को भी रेगुलेट करते होंगे। आपसे भी पूछ सकते हैं बेटा कहाँ जा रहे हो, आपके पिता से भी पूछ सकते हैं, यानी कि घर के वो मुखिया हैं, यानी क्या है? न्यूक्लियस हैं। ठीक है, वह ही मतलब दादा ही क्या कर रहे हैं? परिवार को नियंत्रित कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कोशिका के अंदर जीव द्रव्य होता है और जीव द्रव्य के अंदर एक ऐसी संरचना होती है जो पूरे जीव द्रव्य का नियमन करती है यानी उसका नियंत्रण करती है, केंद्रक कहलाती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बावजूद भी यदि आपको समझ में न आए तो आप कमेंट में बॉक्स में जाकर अपना डाउट हमसे क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। जैसा कि मैंने ये चैप्टर शुरू करने से पहले ही आपको बताया था कि रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, यहाँ पे आ रहा है एन फॉर न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 मतलब 1831 ईस्वी में
पादप कोशिका में केंद्रक की खोज की। ठीक है, क्लियर आ रहा सेंटेंस। यानी कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में पादप कोशिका में, ये बात आप याद रखनी है, कहा पादप कोशिका में केंद्रक की खोज की। इसके बाद वाला जो पॉइंट आता है बच्चों, इसमें केंद्रक के चारों ओर एक दोहरे परत, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे पूछी जाती है कि दोहरे परत वाली संरचना कौन कौन सी है। तो दोहरे परत से घिरा हुआ आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, फिर होता है क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो यहाँ पे देखेंगे केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, क्योंकि ये केंद्रक का झिल्ली है इसलिए इसको कह रहे हैं हम लोग केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यानी कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बना रहा हूं। यहाँ पे क्या होंगे, ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, और इन्हीं छिद्रों के माध्यम से कोशिका द्रव केंद्र से बाहर आ जा पाता है। समझ में आ रही है बात कि जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हीं छिद्रों से जो आपका केंद्रक होता है कोशिका द्रव से बाहर आ जा पाता है। ठीक है, फिर अगले पॉइंट पे आते हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। केंद्रक में क्या होंगे, क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ के आकार का दिखते हैं। छड़ का आकार मतलब ये जो मार्कर दिख रहा है ये किस आकार का है, ये है रॉड शेप। रॉड जानते होंगे, यानी छड़ के आकार का है। तो जब कोशिका विभाजन के समय यह यानी कि क्रोमोसोम छड़ के आकार का दिखाई देता है। आगे चलते हैं। क्रोमोसोम बना होता है डीएनए एवं प्रोटीन का। ठीक है, क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। इस बात को मैं फिर से रिपीट कर दूं क्योंकि जो क्रोमोसोम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्रोमोसोम किसका बना होता है, तो क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। इसके आगे जो पॉइंट चलते हैं बेटा, तो आपसे पूछा जाता है जीन। जीन क्या है, तो जीन यह है कि क्रोमोसोम पे फंक्शनल जो क्रोमोसोम का जो फंक्शनल पार्ट होता है, जो कार्यरत पार्ट होता है, उसे ही हम जीन कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और एक बात मैं आपको एडिशनल बता दूं कि क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल के अणु से रूप में अगली संतति तक या नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है। ठीक है, और फिर यहां पे आते हैं, देखते हैं कोशिका को रंगने के लिए आयोडीन विलयन के अतिरिक्त देखिए क्या किया जाता है कि कोशिका को रंगा जाता है जिससे हमको ये पता चल पाए कि कोशिका में कितने ऑर्गेनेल्स हैं यानी अंगक हैं, और उनको रंगने के लिए हम किनका उपयोग करते हैं, तो आयोडीन सॉल्यूशन का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन सॉल्यूशन का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त सैफ्रानिन, किसका उपयोग करेंगे, सैफ्रानिन का प्रयोग करते हैं, तथा मिथाइलिन ब्लू का यानी मिथाइलिन ब्लू के सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या करेंगे कि मिथाइलिन ब्लू के सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है, आयोडीन का उपयोग किया जाता है, सैफ्रानिन का उपयोग किया जाता है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बावजूद भी यदि आपको समझ में न आए तो कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आइए और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आइए बच्चों, हम लोग बात करते हैं कोशिका द्रव्य की। कोशिका द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं। यह प्रोटोप्लाज्म क्या है, इस डिफिनीशन के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कोशिका द्रव्य में एक बड़ा सा क्षेत्र जो कोशिका झिल्ली से घिरा रहता है, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहेंगे, आपने यदि कोई फल खाया हो तो उसके चारों तरफ एक आवरण रहता है, एक कवरिंग रहती है। जैसे मान लीजिए नींबू है या मान लो बच्चा आम ही है, आम का सीजन चला तो आम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या करते हैं कि बाहर जब उसका हम आउटर
स्लाइस निकाल देते हैं, छिलका निकाल देते हैं, तो अंदर क्या मिलता है? आम द्रव्य मिलेगा। नहीं, आम का द्रव्य मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि ठीक है। तो जब बाहर की जब कवरिंग निकाल देंगे तो उसके अंदर जो बचता है मटेरियल वह क्या है? कोशिका द्रव्य है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। कैसा है? प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ होता है। यानी कि आपने देखा होगा जब आप फलों को काट देते हैं तो उनसे कुछ जो रस होता है वो बाहर निकलने लगता है। क्यों निकलने लगता है? कि यह जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो कट जाती है और अंदर का जो तरल द्रव्य पदार्थ है वो बाहर निकलने लगता है। चाहे आप नींबू को काटिए, चाहे आप संतरे को काटिए, चाहे आप खीरे को काटिए, चाहे आप तरबूजे को काटिए, यानी ये होता है कि जैसे आप किसी फल को काटते हैं तो उनका जो कोशिका द्रव्य जो तरल के रूप में भरा होता है वह बाहर आने लगता है। फिर आगे देखो क्या है इसमें, यानी किसमें? कोशिका द्रव्य में बहुत से कोशिका का घटक होते हैं जिन्हें कोशिका का अंगक कहा जाता है। अब आप हमारी बात यदि मानते हो तो एक कोशिका के अंदर छोटे 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 बहुत से एलिमेंट होंगे, यानी वो अंगक होंगे। तो क्या कहा जाएगा? कोशिका अंगक क्या है? कोशिका अंगक के बारे में भी आप समझिए कि कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं छोटी छोटी संरचनाओं अंगक का उपयोग करती हैं। जैसे कि मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। यदि आपका घर है तो घर में भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी जो भी लोग रहते हैं वो अलग अलग कमरों में रहते हैं, सेल्स में रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से एक कोशिका है और कोशिका के अंदर जीव द्रव्य भरा है, तो उस जीव द्रव्य के अंदर भी तो अंतःप्रद्रव्य जालिका होगी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्जी अपरेटस होगा यानी गाल्जी का उपकरण होगा, लाइसोसोम होगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, प्लास्टिड होगा, रसधानी होगी, ये सब भी तो उसमें होंगे और इनके भी अपने अलग अलग काम हैं। तो अपने अलग अलग कामों को करने के लिए इनका अलग अलग आवरण भी होता है, लेकिन ये सभी एक साथ ही उस कोशिका द्रव्य के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो आइए कोशिका द्रव्य को एक बार फिर से समझते हैं कि कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के उपापचय क्रियाओं को अलग अलग, देखिए अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं छोटी छोटी संरचनाओं यानी अंगकों का उपयोग करती हैं। ठीक है, इतनी बात यदि आप समझ गए होंगे तो ये अंगक क्या हैं जो कोशिका द्रव्य के अंदर डूबे रहते हैं। ये है आपके अंतःप्रद्रव्य जालिका, यानी हम लोग इसको बात करें तो बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इसके बाद बात करें गोल्जी अपरेटस, ये पैकिंग का काम करता है। ये है लाइसोसोम, लाइसोसोम के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको सुसाइटल बैग बोला जाता है, आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, फिर है प्लास्टिड, फिर है रसधानी। तो बच्चों अब तक आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, अपने कॉपी पे अच्छी प्रकार से नोट्स तैयार करिएगा क्योंकि ये नोट्स आपको बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाले हैं। और आज की जो क्लास है यहीं तक होने वाली है। एक क्लास और होगी आपके जीवन की मौलिक इकाई में जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा अंगक, और उस अंगक में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जी अपरेटस के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे कि ऐसा क्या करता है ये लाइसोसोम कि अपने ही कोशिकाओं को पचा देता है, ऐसा इसमें क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। फिर जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, ये कोशिका का ताप विद्युत ग्रह या ताप ग्रह क्यों कहा जाता है, फिर समझेंगे ये प्लास्टिड क्या है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो बिल्कुल कर दीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अपने दोस्तों को भी जागृत करिए शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि शिक्षा ही एक बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है। तो आज की क्लास यहीं तक, तो मिलते हैं अगली क्लास पर, तब तक के लिए धन्यवाद।